क्या मोहम्मद बिन सलमान उम्मत मुस्लिमा को लीड करने जा रहे हैं? क्या वो शाह फैसल की तरह अमेरिका को सबक सिखाने जा रहे हैं? और क्या रशिया और यूक्रेन की जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेकर जा रही है? इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों पिछले 10 साल से जो मशरिक़ वस्ता और जनूबी मशरिक़ यूरोप के हालात हैं वो इस वक्त बहुत बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस वक्त कोई बंदा मजहबी हो चाहे मजहबी ना हो, वो एक तीसरी आलमी जंग होती हुई देख रहा है। अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव की तरफ देखें तो जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस हमें मिलती है और उनमें से एक तो बहुत नुमाया है जो सोने के पहाड़ के मुतालिक है। उस पर मैंने बकायदा एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप लोग वो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बेहतर समझ आ जाएगी। खैर दोस्तों, इस वक्त रशिया और यूक्रेन की जो जंग जारी है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, वो इस खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को एक तीसरी आलमी जंग की तरफ खींचकर लेकर जा रही है। मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान की तरफ चलें, उससे पहले हम यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट और जो जंग की वजह बनी उस पर जरा एक नजर डाल लें। खैर दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे कि 2014 में रूसी नवाज यूक्रेन के जो वजीर आजम थे, जिनका नाम विक्टर यानुकोविच था, उनको अमेरिका की मदद से हुकूमत से गिराने की साजिशें शुरू हो गई और इस रजीम चेंज ऑपरेशन में जो उनके यूरोपीय जो अराकीन थे वो भी इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट बाद में जब इसके खिलाफ एहतजाज हुआ तो उसमें अमेरिकी सफीर और जो यूरोपीय अराकीन थे वो भी इन्वॉल्व हुए और फिर हुआ वही जो होना था। विक्टर यानुकोविच की हुकूमत गिर गई और उसके बाद एक ऐसा वजीर आजम आया जो अमेरिका के असर में था। दोस्तों, इससे हुआ कुछ ऐसे कि जो यूक्रेन था वो अमेरिका के असर में चला गया। यकीनन ये बात रशिया को पसंद नहीं आ रही थी और रूस के पास कोई भी ऐसी बंदरगाह नहीं रही जिसे वो बाहर की दुनिया के साथ राब्ता कर सके। दोस्तों, इन हालात में रूस चुप बैठने वाला तो नहीं था, उसको एक हल नजर आया, वो ये कि फौरन यूक्रेन के एक हिस्से क्राइमिया पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि वहां 90% रूसी आबादी थी। इस तरह यूक्रेन की 13 में से 5 बंदरगाहें तो इसके कंट्रोल में आ जाएंगी। और दोस्तों, हुआ भी ऐसे। 18 मार्च 2014 को क्राइमिया पर रूस ने कब्जा हासिल कर लिया और बाद में यहाँ पर इलेक्शन करवा के उसने इसको अपने साथ शामिल कर लिया। इस तरह अब 5 बंदरगाहें रूस के हाथ में आ चुकी थी। दोस्तों, अमेरिका इन तमाम हालात को बड़ी बारीकी से देख रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकता था। वजह ये थी कि वो उस वक्त ईरान के अंदर फंसा हुआ था। फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसने खुद तालिबान का कतर में ऑफिस खुलवाया और उनके साथ मुज़ाकरात किए कि फटाफट अफगानिस्तान से निकला जाए और जाकर रूस से लड़ा जाए। इसके बाद अमेरिका ने एक शरारत की। दोस्तों, हुआ यूं कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस और अमेरिका में एक मुआहिदा हुआ था। वो कुछ ऐसा था कि अमेरिका अब अपनी फौजी बालादस्ती के लिए बनाई गई तंजीम नेटो को यूरोप में मजीद आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन क्राइमिया पर रूसी कब्जे के बाद अमेरिका ने इस मुआहिदे को पीछे रखा और यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए राह हमवार करने लगा। इसका बराह रास्त मतलब था कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो फिर अमेरिका वहां दिगर नेटो इत्तेहादी ममालिक की तरह अपने अड्डे कायम करके मिसाइल लगा लेगा, जिनमें एटमी मिसाइल भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो फिर रूस इन मिसाइल की जद में आ जाता। ये इस कदर अहम नहीं था, अलबत्ता ये मामला ज्यादा अहम था कि यूक्रेन में लगाए गए मिसाइलों की वजह से अमेरिका और नेटो जब और जिस वक्त चाहे क्राइमिया की 5 बंदरगाहें को अपने निशाने पर रख सकते थे, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। और इसके बाद जब जो बाइडेन अमेरिकी सदर बने तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जिस दिन हमें इशारा करे हम नेटो में इसको शामिल कर लेंगे। दोस्तों, इस खतरे को पुतिन ने भांप लिया और 24 फरवरी 2022 को ये कहते हुए यूक्रेन पे हमला कर दिया कि हम इस इलाके में अमेरिकी इन्फ्लुएंस नहीं चाहते। दोस्तों, आज 5 माह बाद ये जंग इतनी खतरनाक बन गई है कि किसी भी वक्त ये पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल सकती है। दोस्तों, अगर ये जंग शुरू हो गई तो उसकी तबाहकारियां अंटार्कटिका के पड़ोसी ममालिक आइसलैंड और फिनलैंड से होती हुई
यूरोपीय यूनियन के 29 ममालिक को अपनी लपेट में लेकर मुसलमान दुनिया को भी घेर सकती है और इनमें सबसे पहला मुल्क तुर्की भी हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि तुर्की खुद इस वक्त शाम में कुर्दों के साथ लड़ने में मसरूफ है। इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में तफसील के साथ इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। तुर्की के साथ इस आलमी जंग की लपेट में आने वाले अरब ममालिक में मिस्र, मराकेश, लिबिया, सऊदी अरेबिया, लिबनान, अरब अमारात, यमन, इराक और ईरान भी शामिल है। ये ममालिक शुरू में तो शायद बराह रास्त जंग में शामिल ना होंगे, लेकिन इन दोनों के फैसले मुस्तकबिल के जंगी नक्शों पर इनकी पोजीशन को भी वाज़ेह कर देंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मिडिल ईस्ट के मुसलमान ममालिक की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। इस वक्त एक जानब अमेरिका और दूसरी जानब चाइना और रूस दोनों ताकतें इन अरब ममालिक को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि अरब जैसे अमेरिकी सरपरस्ती में सांस लेने वाले मुल्क ने अमेरिका के सदर जो बाइडेन की बकायदा बेइज्जती करके वापस भेजा है। दोस्तों, ये पहला मौका है कि किसी अमेरिकी सदर का जद्दा के एयरपोर्ट पर एक छोटी सतह के रहनुमा यानी मक्का के गवर्नर शहजादा खालिद बिन फैसल ने इस्तकबाल किया। सऊदी क़यादत में सबसे अहम शख्सियत शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने जब जो बाइडेन का इस्तकबाल किया तो इनसे हस्बे रवायत गले मिलने की बजाय सिर्फ छाती टकराई और ऐसा करते वक्त इनके चेहरे पर किसी भी किस्म की कोई मुस्कुराहट नहीं थी। हालांकि अरबों को खुश करने के लिए इस दौरे से पहले जो बाइडेन जब यरूशलेम गए तो मशरिकी यरूशलेम के इलाके से गुजरते हुए इसने अपने ड्राइवर से कहा कि इस गाड़ी पर अमेरिका के साथ लगा हुआ इजरायली परचम उतार दो। दोस्तों, बाइडेन से पहले जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब गया था तो उसका खुद बादशाह सुलेमान ने सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया था, जबकि जो बाइडेन के लिए खास तौर पर जामुनी रंग का कालीन बिछाया गया ताकि इसे एहसास दिलाया जाए कि इसकी पजीराई एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जैसी नहीं हो रही। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया यानी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद ये पहला मौका नहीं है कि अमेरिकी सदर के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। इससे पहला मौका वो था जब सऊदीया पर शाह फैसल हुक्मरानी करते थे। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे जब शाह फैसल ने तेल को बतौर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। 23 अगस्त 1973 को जब इसराइली यौम कपूर मना रहे थे तो रियाज में एक ऐलान के जरिए मजीद तेल कुओं से निकालने पर पाबंदी लगाकर तेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये पाबंदी अक्टूबर 1973 से मार्च 1974 तक बरकरार रही, जिसके नतीजे में यूरोप के शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। अमेरिका के यहूदी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने जब सऊदी अरब जाते हुए कायरा में अनवर सदात से मुलाकात की और पूछा कि शाह फैसल ने ऐसा क्यों किया, तो अनवर सदात ने ये जवाब दिया था कि शाह फैसल यहूदियों से सख्त नफरत करता है और वो कल तुम्हें भी इसी नफरत के साथ मिलेगा। बकौल किसिंजर जब वो रियाज के शाही महल में दाखिल हुआ तो यही खौफ इसके दिल में था। शाह फैसल की क़यादत अमेरिका को खौफज़दा करने में कामयाब हो चुकी थी। खैर, यूरोप को सबक सिखाने के बाद 17 मार्च को पाबंदी उठा ली गई, लेकिन इसके बाद इस इक़दाम का खौफ मगरबी दुनिया पर इस कदर छाया रहा कि आज भी यूरोपीय ममालिक ये सोचकर कांप उठते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट का तेल बंद हो गया तो वो क्या करेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका ने शाह फैसल को इसकी सजा भी दी। इस पर इसी के भतीजे फैसल से हमला करवाया गया। वो एक मुलाकात शाह फैसल से करने आया। जब शाह फैसल उठे और उसको मिलने गए तो उसने 2 फायर किए। एक फायर तो मिस हुआ और दूसरा उनके सर में लगा, जिसकी वजह से वो वहीं पर जाँ बहक हो गए। दोस्तों, तेल एज अ वेपन उस वक्त सिर्फ इजराइल के खिलाफ यूज हुआ था और अमेरिका को इसकी सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा था। पर इस वक्त हालात कुछ डिफरेंट है। आज मिडिल ईस्ट का तेल सर पर खड़ी आर्मी जंग में यूरोप की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। एक जानिब अमेरिका और दूसरी जानब रूस और चाइना दोनों कुव्वते जंग के आगाज से पहले ही इस बात के इंतजामात में मसरूफ हैं कि मिडिल ईस्ट का तेल और गैस दुश्मन के तसलसल में ना रहे। दोस्तों, मजे की बात है कि रूस को इन दोनों चीजों यानी गैस और पेट्रोल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद दुनिया का दूसरा तेल बरामद करने वाला मुल्क है और पहला बड़ा गैस बरामद करने वाला मुल्क है। अब आप सूरत हाल को खुद ही समझ सकते हैं। और दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों रूस ने पाइपलाइनों की सफाई के बहाने गैस को बंद भी करके दिखा दिया था।
दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के पास सिर्फ 2 महीनों की गैस का स्टॉक मौजूद है और अगर मिडिल ईस्ट की गैस ना मिली और साथ ही अफ्रीका और जनूबी अमेरिका से कोयले की डिलीवरी शुरू ना हुई तो सितंबर के बाद आने वाली सर्दियां यूरोप के लिए क़यामत खेज होंगी। यही वजह है कि अमेरिका, जिसने यूरोप को इस जंग में झोंका है, वो ये सब बंदोबस्त करने खुद निकला हुआ है। दोस्तों, बाइडेन के सऊदी अरब के दौरे से पहले उन्होंने एक बड़ी ही अजीबोगरीब चाल चली। उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद बिन सुलेमान को खौफ दिलाकर उसे अपने मुताबिक फैसले करवा लेंगे। हुआ कुछ ऐसे कि जो बाइडेन ने रवानगी से कबल वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार जमाल खशोगी के कत्ल में मोहम्मद बिन सुलेमान के मुलविस होने वाली रिपोर्ट को शाया करने का ऐलान किया और सऊदी अरब की यमन नाकाबंदी के खिलाफ भी बयान दिया, लेकिन साथ ही दोस्ती के लिए इब्राहिमी मुआहदे पर भी पेशरफ्त का इजहार किया। दौरा खत्म हुआ तो सऊदी अरब के वजीर खारजा का बयान इंतहाई जाराना था। इंग्लिश में की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, सदर बाइडेन पर यह वाज़ेह कर दिया है कि हम ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारी तरह ही जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करे। इसके बाद कहा गया कि अमेरिका का अपने इक़दार को दूसरों पर नाफिज करना ठीक नहीं होगा, इसका बहुत मनफी रद्द-ए-अमल होगा, बल्कि सख्त जवाब भी मिलेगा। दोस्तों, MBS ने अमेरिका को कह दिया है कि हमारी अपनी वैल्यूज हैं, इसलिए हम अमेरिका के साथ नहीं जा सकते और ना ही हम अपने अकीदे और रवायात को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब का ये बदला हुआ रवैया यकीनन अमेरिका के लिए परेशान कुन होगा। खैर, मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक गुज़िश्ता 3 माह से सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि अगर रूस और यूरोप की आपस में जंग शुरू होती है तो फिर किस कुव्वत का साथ देना इनके ममालिक के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हर मुल्क के अपने अपने हालात और अपनी अपनी जरूरियात हैं और मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक ने जब इस बात का जायजा लिया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त रूस का साथ देना ज्यादा फायदेमंद होगा। सबसे पहले मिस्र की, जिसकी 85% गंदम रूस और यूक्रेन से आती है। दूसरी तरफ तुर्की के लिए ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि वो अभी तक 50-50 है कि वो इस ब्लैक सी के मामले के दौरान किसकी तरफ जाए, रूस की तरफ या अमेरिका की तरफ, क्योंकि इस समुंदर के एक जानिब यूक्रेन है और दूसरी जानिब तुर्की। ईरान और सऊदी अरब दोनों के अपने अपने इलाकाई झगड़े बहुत गहरे हैं। अरब और अजम की कदीम जंग में उलझे दोनों ममालिक अपना अपना पलड़ा भारी रखने के लिए किसी एक जानिब फैसले की सोच में हैं। दूसरी तरफ इस वक्त की सियासत में अमेरिका सऊदी अरब को कभी भी छोड़ने का फैसला नहीं कर सकता और ईरान से मजीद ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। दोस्तों, सिचुएशन इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है, पर हाँ, इस वक्त MBS के पास एक मौका है कि वो एक बड़ा लीडर, इस्लामी लीडर बनकर दुनिया के सामने खड़ा हो और अमेरिका को जवाब दे। पर दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि हर तरफ मुनाफकत चल रही है। रूस और अमेरिका की मिडिल ईस्ट कोशिशों में तेजी है। अक्सर ही माहिर कहते हैं कि अगर अचानक जंग छिड़ गई तो फिर इस दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों की जिस पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों पर जिस पर अल्लाह ने अपना गज़ब उतारा।